हेलो एवरीवन, देखिए अब आइडियल गैस इक्वेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन वैसे तो आपको पता ही है क्या होती है। पी वी इजकल टू में एन आर टी, इसको हम प्रूफ भी करेंगे अभी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। पी वी इजकल टू में एन आर टी पता ही है आपको। ये पी क्या होता है? प्रेशर। वी इज वॉल्यूम। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ मॉल्स। आर क्या होता है हमारे पास? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। और टी क्या होता है? टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया ये सब। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जो ये आर होता है इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। आइडियल गैस इक्वेशन जो है हमारी, इस इक्वेशन में अगर आप देखो किन किन के बीच में रिलेशन है? प्रेशर, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में क्या है? रिलेशन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो यहाँ पर लेते हैं हम केल्विन में लेते हैं, तो वो एब्सोल्यूट होता है। क्लियर है? अब देखो जरा, अगर हम इसका प्रूफ करें यहाँ पर, प्रूफ तो बिल्कुल सिंपल है। देखो, आपने पढ़ा है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, अभी पढ़ा है। तो अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आपके पास क्या आया था? बताओ बताओ क्या आया था? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास आया था कि वॉल्यूम जो होता है हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। याद आया कुछ? और अगर हम बात करें किसकी? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको याद हो तो आपके पास जो वॉल्यूम आया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था किसके? टेम्परेचर के। क्लियर है? अब मान लो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंबाइन द अबव टू इक्वेशंस। ठीक है, या फ्रॉम 1 and 2 भी कर सकते हो आप। ये 1 है, ये 2 है, फ्रॉम 1 and 2 कर सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या आएगा? V इज़, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर लिख दिया, और डायरेक्टली ये टेम्परेचर के, तो ये टेम्परेचर लिख दिया। इस तरीके से लिख सकते हैं हम या नहीं? बताओ। और यहाँ से अगर हम देखें कि V अगर इक्वल टू का साइन डाल दूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट के क्या आएगा? यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और साथ में ये टेम्परेचर और ये प्रेशर। अब अगर यहाँ से हम देखें, ये P इधर लेकर जाएं, P और ये V हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है। और ये वाला T नीचे ले आए, और इज इक्वल टू में ये कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ना हमारे पास, ये पता क्या होगा? R है। क्या है? R। ठीक है, वैसे मैं अभी आपको ये चीज़ समझाऊँ, PV अपॉन में T कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मान लो कहीं पर हम ये बोल रहे हैं कि P1 है और V1 है और T1 है, फिर हमने दोबारा चेंज किया उस गैस में, कुछ चेंजेस आए, तो वहाँ पर P2 आया, V2 आया और टेम्परेचर T2 आया। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है टर्म। PV/T क्या है? कांस्टेंट है। तो P1 V1 में अगर हम इसमें लगाएं सिस्टम थोड़ा सा, तो किस तरीके से लगा सकते हैं? जैसे मैं कहूँ आपको कि टेम्परेचर है 3 इसमें, और प्रेशर वॉल्यूम अगर मैं थोड़ा सा बनाऊँ इसमें आपके पास, किस तरीके से बनाएं हम? बताओ। इस तरीके से बनाते हैं। देखो, 6 प्रेशर हो गया और वॉल्यूम कितना हो गया? 4 हो गया। 6 4 24, और 3 से डिवाइड करो, 8 आएगा, है ना? 8 आएगा। यहाँ पर भी 8 ही बनना चाहिए। तो यहाँ क्या कम्बिनेशन हम बना सकते हैं? सोचो ज़रा। तो यहाँ हम इस तरीके से बना सकते हैं कि मान लो टेम्परेचर है प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर प्रेशर कह रहा हूँ, टेम्परेचर है 5 और प्रेशर कितना लें हम यहाँ पर? मान लो 4 मैंने ले लिया प्रेशर और वॉल्यूम ले लिया 10। तो देख लो यहाँ से भी सोल्व करो आप, 8 ही बनेगा। ठीक है, तो ये समझाने का तरीका था आपको कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कुछ भी आप चेंजेस करोगे, ठीक है, दोबारा भी, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे यहाँ 8 आया, यहाँ 8 आया, तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये मतलब है कहने का। ठीक, जब हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ये कांस्टेंट होगा, ये पता क्या होगा? बताओ। आर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? आर। आर क्या होता है? देखो, PV/T इज इक्वल टू में कांस्टेंट लेंगे आर, और यहाँ आर जो है हमारा क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मतलब इसका समझ में आया आपको? बताओ कि जैसे मैंने यहाँ पर आंसर 8 लेके आया था ना, ठीक है, तो आना क्या चाहिए इनका आंसर? आर। और आर कितना होता है ये अभी बताया था मैंने आपको। यहाँ पर देखो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर है? वैल्यू लिख दूँ यहाँ पर भी मैं, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए। P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, जितना मर्जी कर लो, P3 V3 अपॉन में T3, तो सबकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होनी चाहिए। क्लियर है? मतलब समझ में आ गया होगा आपके। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो PV इज इक्वल टू में कितना आ गया? ये RT। तो यही तो आइडियल गैस इक्वेशन है। ये किसके लिए है? 1 मोल ऑफ गैस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूँ फॉर 1 मोल ऑफ गैस है ये। ठीक है, और अगर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए करें, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगर हम करें, तो n मोल ऑफ गैस के लिए अगर हम करें तो ये कितना बनेगा? PV इज इक्वल टू में, बस यहाँ n लग जाएगा, है ना? 1 मोल के लिए ये वैल्यू आई है और n के लिए इतनी आ गई। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, या नहीं? तो ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। बताओ, हैंस प्रूव्ड।
सिंपल सी कहानी थी। ठीक है, अब यही इक्वेशन जो हमने यहाँ पर की है, ठीक है, इसी को ही हम बात करेंगे किसमें, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे। हम क्या प्रूफ कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अगर आपको याद हो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रेशर आया था हमारे पास वो आया था 1/3 कैपिटल M अपॉन में वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या आया था आपके पास, VRMS का स्क्वायर आया था। याद आया? ये तो क्या है हमारे पास वेलोसिटी होती थी, ये वॉल्यूम होता था। याद आया कुछ? अब ये V इधर लेकर जाओ, P यहाँ रो था ना, एक्चुअल में रो क्या है, कैपिटल M/V मास अपॉन में वॉल्यूम। P इज इक्वल टू में ये V भी इधर ले जाओ, PV आ गया, ये 1/3 M और यहाँ से VRMS का स्क्वायर। यहाँ से PV जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, VRMS स्क्वायर के। ठीक है, और VRMS जो स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, टेम्परेचर के थे। याद आया? बताओ, पिछला टॉपिक देखना आप, वहाँ पर जब मैंने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस करवाया था वहाँ पर देखना, आपके पास लास्ट में रिलेशन बनाया था काइनेटिक थ्योरी के साथ जब, तो ये VRMS स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आया था। याद है? अगर ये T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब PV है VRMS स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो PV भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T के, या नहीं है? बता दो, सिंपल सी बात है ये तो। समझ रहे हो ना बात? यहाँ से अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और लिख दूँ कि ये जो PV है हमारे पास, जो ये PV आया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, VRMS स्क्वायर के, और VRMS स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, T के। यहाँ से अगर हम देखें ये तो चीज़ कांस्टेंट होगी, तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS स्क्वायर, एंड वी नो दैट VRMS स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो यहाँ से ये चीज़ देखो, PV इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये टेम्परेचर के, तो PV भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है ना? तो सो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया टेम्परेचर, और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा RT। तो ये प्रूफ तो हो गया, PV इज इक्वल टू में RT किसके लिए, फॉर 1 मोल। ठीक है, और PV इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, nRT फॉर N मोल। कितनी बात सही है या नहीं है बताओ? तो यहाँ से भी हमने प्रूफ कर दिया ये। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करके मैं लिख रहा हूँ ये कहानी, आप सभी को पता है। ठीक है, PV इज इक्वल टू में nRT से आप कर सकते हो, अगर n नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं हमें तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाए तो कैसे हम करते हैं? तो उसके लिए देखो आपको पता होना चाहिए कि जो n है हमारे पास, क्या है ये, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। मतलब जो n होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं n से लिख सकता हूँ, और एवोगैड्रो नंबर मैं लिखता हूँ Na से। तो n अपॉन में Na आ गया। तो ये वाली वैल्यू अगर हम देखें, वी नो कि PV इज इक्वल टू में वैसे होता है nRT, लेकिन ये वैल्यू अगर पुट कर दें हम, PV इज इक्वल टू में n अपॉन में Na और ये RT, तो ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा कहाँ पर हमारे पास, बताओ? अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो उस तरीके से कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसको, PV इज इक्वल टू में R बाई जो Na होता है, ये होता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। यहाँ लिख दूँ मैं, R की जो वैल्यू होती है ना आपके पास, यहाँ लिखूँ मैं, R बाई Na इज इक्वल टू क्या होता है, KB बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। ठीक है, वेयर KB इज़ बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है, या फिर आप R इज इक्वल टू में KB Na भी बोल सकते हो कि R ये भी होता है, नहीं तो सिंपल याद रखो R बाई Na। ये मैंने आपको प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस वाली जब डेरिवेशन कराई थी वहाँ भी यूज़ किया था। R बाई Na क्या होता है, KB होता है। ठीक है, क्या होता है, R बाई Na KB बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है कितनी आपके पास, 1.38 इंटू में 10 की पावर माइनस में 23 जूल पर केल्विन। क्लियर है? बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये n हो गया, और R बाई Na को मैं लिख सकता हूँ KB, और ये हो गया T। तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब सिंपल सी एक बात याद रखो कि मैं PV इक्वल टू में nRT भी यूज़ कर सकता हूँ फार्मूला अगर नंबर ऑफ़ मोल्स हो, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर लूँ, ये ज़्यादा ईजी रहेगा इसके भी। क्यों? देखो, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दिए ही होंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ से मिल गया। अगर ये लगाओगे तो R बाई Na फिर सॉल्व करोगे दोबारा, क्योंकि R भी पता है आपको, Na भी पता है। Na क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, जहाँ पर Na की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 6.023 इंटू में 10 की पावर 23। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं ये एक तरह का, ये आप समझो। ठीक है, तभी तो हम क्या बोलते हैं कि एक मोल में हम क्या बोलते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों?
देखो अगर मुझे यहाँ 1 लाना है, ये 1, तो ये कैसे लाएंगे, ये तो होता ही इतना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ऊपर भी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होंगे तभी कटेगा वो, और 1 आएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 1 मोल कैसे आएगा, 1 मोल ये कैसे आएगा बताओ, एन की वैल्यू 1 कैसे आएगी? सोचो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर मेरे पास यही वैल्यू हो जो एवोगैड्रो नंबर की है, तभी तो ये कटेगा, या नहीं? ये एवोगैड्रो नंबर होता है, ये सेम ऊपर होगा तभी कटेगा, तभी 1 आएगा, एन की वैल्यू तभी तो 1 आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि यहाँ एक मोल तभी आएगा जब इतने मॉलिक्यूल्स रखोगे इतने एवोगैड्रो नंबर। तो वो चीज़ समझाने की बात थी बस ये तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको? बताओ। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएँ, ठीक है, तो घबराना नहीं है। कहीं सोचो पी इक्वल टू एनआरटी में तो हमने नंबर ऑफ मोल पढ़ा है, तो नंबर ऑफ मोल अलग चीज़ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग चीज़ है। ठीक है, तो वो इस तरीके से होगा। क्लियर है? तो ये न्यूमेरिकल पर्पस से आपको बता दी मैंने बात। बाकी आइडियल गैस इक्वेशन सिंपल ही थे, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को कंबाइन किया हमने और यहाँ से प्रूव कर दिया, पी वी इक्वल टू में एनआरटी, और काइनेटिक थ्योरी की बेसिस पे भी आपको बता दिया। ठीक है ना, m/v या फिर रो जो होता है आपके पास डेंसिटी मास पोन में वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि ये भी पढ़ा है ना आपने, पी इक्वल टू में 1/3 रो, कोई भी याद आ जाए आपको कहानी। ठीक है ना, तो रो को m/v रखा, v इधर गया, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि पी वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VRMS स्क्वायर क्या है, और VRMS स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो वहाँ पर हमने जब ड्राइव किया था VRMS इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में रूट में t था, तो भी इसका स्क्वायर करो दोनों साइड, तो स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये कहानी है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी वहाँ फॉर्मूला अगर आपने देखा हुआ है तो समझ में आ जाएगी बात, नहीं तो यहाँ मैंने आपको बताई दिया कि क्या किया है, बस रिलेट किया, ये टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो भी ज़्यादा पी वी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के होगा। समझ रहे थे ना, क्योंकि ये जिस पे डिपेंड कर रही है वो भी इसी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलो, ये था आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन, नोट कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है जी, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, दिखा भी दिया है एक बार। ठीक है, तो आप नोट कर लेना अच्छे से। क्लियर? पॉज करके नोट कर लिया करो। ओके जी, थैंक यू।